नमस्कार। पिछले दिसंबर जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस रिश्ते को ध्रुव तारा तक कह दिया, मतलब मुश्किल समय में एक स्थिर गाइड। तो आज इस डीप डाइव में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दौरा सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब सामरिक स्वायत्तता का एक बड़ा ऐलान था। और वो भी ऐसे समय में जब पूरी पश्चिमी दुनिया रूस को अलग थलग करने में लगी थी। बिल्कुल। तो हम सिर्फ रक्षा सौदों से आगे बढ़कर आर्थिक और रणनीतिक बदलावों की गहराई में जाएंगे। और इसका जो भू राजनीतिक संदर्भ है वो बहुत जरूरी है। ये दौरा यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका के भारी दबाव के बीच हुआ था। सही। भारत का संदेश बहुत साफ था। जैसा विदेश मंत्री ने भी कहा था कि किसी भी देश को भारत के रिश्तों पर वीटो का अधिकार नहीं है। ये मल्टी अलाइनमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है, मतलब राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। ठीक है, तो चलिए इसे और खोलते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। भारत रूस व्यापार 2024-25 में 61.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। हाँ, लेकिन इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा पेच है। बिल्कुल, पेंच ये है कि इसमें से लगभग 64 अरब डॉलर का सामान तो रूस ने भारत को बेचा, ज्यादातर कच्चा तेल। और भारत ने सिर्फ 5 अरब डॉलर? हाँ, सिर्फ 5 अरब। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। और देखिए, इसी को ठीक करने के लिए दोनों देशों ने प्रोग्राम 2030 नाम का एक रोड मैप बनाया है। अच्छा, जिसका लक्ष्य है 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना और उसे संतुलित करना। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि इस व्यापार का लगभग 96% अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। हाँ, रुपया और रूबल में। और ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आप कह सकती हैं कि डी-डॉलरीकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत और रूस अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के बिना व्यापार करने का एक समानांतर रास्ता बना रहे हैं? आपने एकदम सही पकड़ा। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये एक भू राजनीतिक बयान है। अच्छा, तो व्यापार से हटकर अब रक्षा पे आते हैं। क्या हम अब भी पुराने ग्राहक विक्रेता वाले मॉडल में फंसे हैं या कुछ बदल रहा है? नहीं, बदल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रीलोस समझौता। रीलोस समझौता, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। लेकिन क्या ये वाकई उतना बड़ा गेम चेंजर है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसका मतलब ये है कि भारतीय नौसेना को अब आर्कटिक क्षेत्र में रूसी बंदरगाहों तक सीधी पहुंच मिलती है। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, खास तौर पर जब आर्कटिक में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। और ये अमेरिका के साथ जो हमारा लेमुआ समझौता है उसको भी संतुलित करता है। भारत को दोनों महाशक्तियों के बीच एक संतुलन बनाने की ताकत देता है। अच्छा, और कनेक्टिविटी की भी बात हुई थी, वो चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा। हाँ, जो शिपिंग का समय 40 दिन से घटाकर सिर्फ 24 दिन कर देगा। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत है। इससे भी बड़ी तस्वीर आर्कटिक में सहयोग की है। आर्कटिक में? वो कैसे? दोनों देश नॉर्दर्न सी रूट के लिए भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुए हैं। अच्छा। सोचिए, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वो एक नया वैश्विक व्यापार मार्ग बन रहा है। और भारत इस खेल से बाहर नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ये शिखर सम्मेलन सिर्फ एक दोस्ती का नवीनीकरण नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही व्यावहारिक और लेन देन पर आधारित साझेदारी की शुरुआत है, जो 21वीं सदी की सच्चाइयों के हिसाब से खुद को ढाल रही है। आर्थिक संतुलन, रणनीतिक पहुंच और पश्चिमी दबाव से स्वतंत्रता पर केंद्रित है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वो क्या है? कि क्या हम एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था देख रहे हैं जहां देश विचारधारा या ऐतिहासिक गठबंधनों के बजाय विशुद्ध रूप से अपने हितों के आधार पे लचीले गठबंधन बना रहे हैं? और भारत इस रस्सी पर चलने का संतुलन कब तक बनाए रख पाता है, ये देखना